हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज की इस क्लास में फिजिक्स की जो हमारी चैप्टर थी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, इस चैप्टर को तो हमने ऑलरेडी वन शॉट मैराथन क्लास में कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले तो आप उस क्लास को करिए, उसके बाद इस क्लास ये प्रैक्टिस क्लास को करेंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम जैसे इस क्लास को हमने वन शॉट मैराथन क्लास में 1 आवर में कंप्लीट किया है, लेकिन आज हम इसको रिवीजन करेंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम रिवीजन होने के बाद में टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारे इजी लेवल के 10 क्वेश्चंस होंगे, मॉडरेट लेवल के 10 क्वेश्चंस होंगे और थोड़े से एडवांस लेवल के भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम रिवीजन करते हैं यहाँ पर फार्मूला शीट से। अब दोस्तों हमने क्या किया था, सबसे पहले तो मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को सीखा था इस चैप्टर में, ठीक है। क्या होता था मैग्नेटिज्म दोस्तों, हमने देखा था दो तरीके से मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को देखा था कि भाई कोई बार मैग्नेट है, परमानेंट बार मैग्नेट है हमारे पास में, ठीक है। अब इस मैग्नेट के हमने सराउंडिंग में क्या किया, निकेल या फिर आयरन के यहाँ पर इस स्मॉल पीसेस ऑफ ओरे को लाए, ठीक है, आयरन ओरे है ये। तो ये मैग्नेट क्या करती थी, इसको अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन का जो यहाँ पर ये गुण होता है इस मैग्नेट के अंदर में, ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव जो नेचर होता है इस मैग्नेट का, ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी या फिनोमिना को ही हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिज्म कहते थे, ठीक है। क्या बोलते थे, मैग्नेटिज्म कहते थे इस अट्रैक्टिव जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये फिनोमिना होता है। और यही चीज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता था, जैसे ये कोई मटेरियल है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने से इसमें मैग्नेटिज्म का यहाँ पर गुण उत्पन्न हो जाता था। वो क्यों होता था भाई, क्योंकि देखो करंट का फ्लो यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन का फ्लो से होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मोशन करता है भाई, दो तरीके से मोशन कैसे भाई, पहला ये स्पिन करता है अपने ही एक्सिस पर, और दूसरा इसकी ऑर्बिटल मोशन होती है, वो न्यूक्लियस के अराउंड होती है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ये ऑर्बिटल मोशन करता है। तो इन दोनों ही मोशन से होता यह है कि ये टीनी करंट लूप यहाँ पर ये बना लेता है, ठीक है। टीनी करंट लूप का यहाँ पर ये क्या करता है, क्रिएट करता है। और इस टीनी करंट लूप को बनाने से, जैसे इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे उस मटेरियल में या एटम में, तो उस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर लेते हैं, बहुत सारे टीनी करंट लूप बना लेते हैं। उसके कारण इसमें क्या हो जाता है, टीनी करंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस करंट डाइपोल के कारण इसमें कुछ मैग्नेटिज्म का गुण उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटिज्म का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसका मतलब यह है कि इसमें अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, ठीक है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर के यहाँ पर इसमें फोर्सेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही मैग्नेटिज्म का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था ऑलरेडी। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये इसके नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ठीक है, दोनों पोल्स इसमें कंपलसरी है, ठीक है। कभी भी सिंगल पेयर जो है यहाँ पर पोल, सिंगल पोल देखने को नहीं मिलता है हमें, दोनों पोल्स के पेयर ही देखने को मिलते हैं हमेशा, ठीक है। जितनी भी छोटी से छोटी आप मैग्नेट ला लो, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पर। अब बात यह है कि ये दोनों पोल्स जो है पेयर में जो है वो एक डाइपोल बना लेते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल, और इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण इसका कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर मान लो इन दोनों ही मैग्नेटिक पोल जो है नॉर्थ और साउथ पोल, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 12 है, अगर इस मैग्नेट के लिए जो इसका पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो कुछ ना कुछ इसकी स्ट्रेंथ होंगी भाई, तो वो स्ट्रेंथ मान लो स्मॉल m है, तो यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ m और जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है 12, इनका जो प्रोडक्ट है वही यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यही चीज अगर हम इसमें करंट लूप के लिए देखें कि भाई मान लो ये कोई मटेरियल है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है I, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर है हमारे पास में A, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है I और एरिया वेक्टर A का जो प्रोडक्ट है वही यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ से M इजिकल टू I इंटू A से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं भाई। I यानी करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, A यानी एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे दोस्तों, आगे हमने देखा था कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें किसी भी डाइपोल के कारण उसके एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पर, भाई एक्सिस पर यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। वो कैसे, जैसे ये हमारे पास में कोई मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अब इसका एक्सिस ये वाली लाइन है, ठीक है, तो ये दोनों ही नॉर्थ और साउथ पोल से ये यहाँ पर पासिंग होती है एक्सियल लाइन, तो इसकी एक्सियल लाइन पर मान लो कोई पॉइंट P है, यहाँ पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितनी होगी, तो वो हमें देखो यहाँ पर जो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री होता है इसमें एक्सियल लाइन पर, ठीक है, तो ये कितना होता था, बी एक्सियल इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन पे निकालने के लिए आ जाए कि भाई ये हमारी एक मैग्नेट है,
जिसके नॉर्थ और साउथ पोल, इक्वेटोरियल लाइन ये होती है परपेंडिकुलर टू यहाँ पर एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यहाँ पर थीटा इजिकल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इस इक्वेटोरियल पे हमें बताना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर बताना है कि भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी होगी, तो ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आप याद कर सकते हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर। आगे देखो कि भाई टॉर्क बताओ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी डाइपोल के कारण। अच्छा, तो यहाँ पर ये कितना होता है, ये होता था दोस्तों जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है b, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट ही यहाँ पर टॉर्क कहलाता है। ठीक है, तो टॉर्क का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो एम बी साइन थीटा निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, पोटेंशियल एनर्जी हमने यहाँ पर क्या देखी थी कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जो U होती थी वो माइनस एम बी कॉस थीटा होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर होता ये है कि जैसे ये हमारी मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक, अब जैसे यहाँ पर मान लो इस डायरेक्शन में मेरे पास में ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है, तो भैया थीटा इजिकल टू 0 डिग्री हो गया। तो थीटा इजिकल टू 0 डिग्री होगा तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ऐसे में, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस एम बी कॉस 0 हो जाता है 1, तो माइनस एम बी इंटू 1 तो माइनस एम बी आ जाएगा। तो माइनस एम बी सबसे लोवेस्ट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी ऐसे इस केस में। तो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जैसे ये मैग्नेटिक कोई मैग्नेट है बाहर मैग्नेट, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर इसके अपोजिट में मान लो मैग्नेटिक डाइपोल जो हमारा कैपिटल एम होता है इसकी डायरेक्शन है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ थीटा इजिकल टू 180 डिग्री। तो ऐसे में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी देखने को मिलेंगी हमें, माइनस एम बी कॉज 180, और कॉज 180 होता है माइनस का 1 और बाहर हमारे पास में माइनस का एम बी है, माइनस एम बी इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके प्लस का एम बी दे देगा। तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है इस केस में जब थीटा इजिकल टू 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है ना वो किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या निकलता है, जैसे मान लो हमारा यहाँ पर इस न्यूक्लियस के, मान लो ये न्यूक्लियस सेंटर पे न्यूक्लियस है, अब इसके अराउंड में ये कोई इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी से। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, v वेलोसिटी से ये यहाँ पर रिवॉल्व हो रहा है और इससे रेडियस कितनी है इसकी न्यूक्लियस से यहाँ तक, इसके कितनी है r है। तो ऐसे में जो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है वो EVR/2 होता है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, और L इजिकल टू हो जाता है mvr। m क्या है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r क्या है रेडियस है न्यूक्लियस से। ठीक है, अगर हम इस मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का रेशियो निकाल ले तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो m/L इजिकल टू ये होता है EVR/m की वैल्यू क्या है EVR/2 अपॉन में L की वैल्यू mvr। अब यहाँ पे इस VR से इस VR को काट देंगे तो बचेगा क्या E/2m, ये हमारा जायरो मैग्नेटिक रेशियो E/2m होता है। चले आगे देखो, गॉस लॉ क्या होता था भाई मैग्नेटिज्म में, तो भाई ये होता था गॉस लॉ किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए। अब इस क्लोज्ड सरफेस है मान लो कोई, या क्लोज्ड बॉडी है, इसकी यहाँ पर मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड B इस डायरेक्शन में जा रही है हमारी, तो होता ये है दोस्तों कि जितनी भी यहाँ पर इंटर कर रही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही यहाँ पर पास भी हो रही है, इससे लीव भी हो रही है इस बॉडी से क्लोज सरफेस से, तो लेकिन ये यहाँ पर क्लोज लूप का निर्माण करती है। तो इसके कारण जो इसका नेट फ्लक्स अगर निकालेंगे ना, नेट फ्लक्स निकालेंगे इसके लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो होता है किसी भी क्लोज बॉडी के लिए क्लोज सरफेस के लिए 0 होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे ये है कि मैग्नेटिक जो है यहाँ पर एलिमेंट्स हमें निकालना है अर्थ के लिए, तो वो कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता था D से रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या होता है, ये एंगल होता था दोस्तों ज्योमेट्रिक जो हमारी होती थी मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। ठीक है, जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। I जो हमारा इंक्लाइनेशन I होता है, ये क्या होता है एंगल बिटवीन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा BH इजिकल टू क्या होता है B cos I होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट BV इजिकल टू B sin I होता है। अब इन दोनों ही इक्वेशन से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान लो अर्थ की B है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं भाई, इन दोनों जो है इक्वेशन को हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो भाई B sin I अपॉन में B cos I देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये B से B कट गया, sin I अपॉन cos I tan I आ जाएगा, तो tan I जो हमारा इक्वल टू आ जाता है BV अपॉन BH के आ जाता है। ठीक है, BV अपॉन BH के, तो यहाँ से tan I इजिकल टू BV अपॉन BH से हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इजिकल टू रूट में BH का स्क्वायर प्लस में BV का स्क्वायर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होती है टोटल मैग्नेटिक फील्ड फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है,
आगे देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसे हम H से डिनोट करते हैं ये क्या होती है, और जो मैग्नेटाइजेशन M होता है ये क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनको अगर देखें, इनके बीच का रिलेशन जो होता था यहाँ पर B इजिकल टू म्यू नॉट, यानी कि म्यू नॉट इंटू में H प्लस M होता है, ठीक है। अगर इसका आगे रिलेशन देखें, जो हमारा मैग्नेटाइजेशन M इजिकल टू काई एम इंटू में H होता है यहाँ पर, ठीक है। और जब इन दोनों ही इक्वेशन को हम यहाँ पर इक्वेट करवा देंगे तो ये क्या हो जाता था, ये होता था जो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इजिकल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम इंटू में H, ठीक है। अब दोस्तों म्यू नॉट इंटू में 1 प्लस काई एम है हमारा, ये क्या होता था म्यू इजिकल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। तो यहाँ पर हम म्यू पुट कर सकते हैं, तो B इजिकल टू म्यू इंटू में H आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं अगर आपको एक भी फार्मूला याद है तो, ठीक है। आगे चले दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड परमेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो पहली चीज ससेप्टेबिलिटी तो ये होता है कि कोई भी मटेरियल को अगर हम अप्लाइड करते हैं उस पर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके जो मैग्नेटाइजेशन होने के जो उसकी प्रोसेस है कि वो कितना मैग्नेटाइजेशन, कितनी आसानी से मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उसका मटेरियल का, वो ससेप्टेबिलिटी कहलाती है। तो इसमें ये होता है कि ससेप्टेबिलिटी को हम काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है उसका मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट, उसका जो वॉल्यूम में जो होता है कितनी आसानी से हो रहा है, वो सब देखा जाता है इससे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से, ठीक है। तो ये काई एम इजिकल टू एम अपॉन एच होता है, ठीक है, क्लियर। आगे चले, रिलेटिव परमेबिलिटी की अगर बात करें तो इसे हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अगर जो है ना, ये रेशियो होता है किसका, जो परमेबिलिटी होती है मटेरियल की जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो परमेबिलिटी होती है फ्री स्पेस की। तो यहाँ पर परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल और परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस के जो रेशियो होता है उसे ही हम रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। और इसका अगर हम ससेप्टेबिलिटी से अगर रिलेशन देखें तो म्यू आर इजिकल टू 1 प्लस काई एम होता है, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दोस्तों यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को देख लेते हैं कि हमने देखा था कि भाई डाई मैग्नेटिक जो होता है उसका जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, स्मॉल नेगेटिव होती है। और जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू आर, वो क्या होती थी, लेस देन 1 होती थी। और एग्जांपल के लिए बात करें तो कॉपर, यहाँ पे H2 वगैरह, ये सब इसके डाई मैग्नेटिक के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे पैरामैग्नेटिक की बात करें तो स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी होती है इसकी, और जो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, स्मॉल ग्रेटर देन 1 होती है। और एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, ये सब इसके पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल्स हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो ये लार्ज इसकी पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी होती है, ठीक है, और इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी यहाँ पर लार्ज होती है 1 से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब इसके एग्जांपल्स में आते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हिस्टेरिसिस लूप की अगर बात करें अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, तो रिटेंटिविटी इसमें जो होती थी ना, वो यहाँ पर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हो जाती है व्हेन जब H इजिकल टू हमारा 0 हो। और कोर्सिविटी अगर देखें तो फील्ड इसमें रिक्वायर्ड होती है रिड्यूस करने के लिए मैग्नेटाइजेशन को 0 तक, ठीक है, तो हमें फील्ड की जरूरत पड़ती है इसमें। और एरिया ऑफ द लूप यहाँ पर बराबर होता है एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। अगर मैग्नेटिक पोटेंशियल, इसकी तो हमने पहले ही बात कर ली पोटेंशियल एनर्जी की, तो भाई U इजिकल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। थीटा इजिकल टू 0 पर ये हमें लोवेस्ट देखने को मिलती है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, और थीटा इजिकल टू 180 पर ये हमें प्लस एम बी मिलता है, तो इससे हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलती है 180 पर। आगे दोस्तों हमारे पास में ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है आपको कि एवरेज वैल्यू इसकी कितनी होती है, 3.1 इंटू 10⁻⁻5 का टेस्ला, ठीक है। तो ये आप न्यूमेरिकल वैल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। अब आगे हम टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक हमारे जो इजी लेवल के क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ पर कि कोई जैसे मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ शॉर्ट बार मैग्नेट के कारण किसी एट अ पॉइंट पर उसके एक्सियल लाइन पर हमें बताना है कि जो डिस्टेंस r होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है। तो भाई हमने निकाला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड B होती है यहाँ पर किसी एक्सियल लाइन पर, वो क्या फार्मूला निकला था, वो निकला था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस जो r है वो प्रोपोर्शनल होती है, इस प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल होती है, देखो ये होती है यहाँ पर 1 अपॉन r क्यूब के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला से आप डायरेक्टली निकाल सकते थे यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस r की जो प्रोपोर्शनल होती है तो वो 1 अपॉन r क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप क्या बोल रहा है कि यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट बताओ भाई।
तो इसकी यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इजिकल टू, जैसे करंट लूप में देखे I इंटू ए होता है, तो यहाँ पर I यानी कि करंट के लिए यूनिट होती है एम्पियर, और ए हमारा जो एरिया है उसका एरिया वेक्टर का यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था भाई कि जो मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ होते हैं वो कौन कौन से थे भाई। डिक्लिनेशन तो होता था, इंक्लिनेशन भी होता था, इसके बाद में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट BH और BV भी होते थे। लेकिन जो हमारे तीसरा जो है ना मैग्नेटिक लैटिट्यूड, ये इसका मैग्नेटिक एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर बनेगा, जो नॉट पूछा है ना, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक नीडल जो पॉइंट्स है वो किस डायरेक्शन में अलाइन होती है। तो वो हमेशा अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अलाइन होती है हमारी नीडल पॉइंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो काईएम से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती थी। तो दोस्तों ये होती थी जो मैग्नेटाइजेशन होता था एम पर यूनिट यहाँ पर उसके मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर एम अपॉन एच इसका हमारा आंसर होता था, ठीक है। एम अपॉन एच जो हमारी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काईएम होती थी वो एम अपॉन एच के इक्वल होती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्या बोल रहा है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है किसी क्लोज्ड सरफेस में। तो भैया ये तो गॉस लॉ पढ़ा है हमने। गॉस लॉ में बोला था कि जैसे ये कोई क्लोज्ड सरफेस बॉडी है हमारे पास में, यहाँ पर इसकी मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी, तो यहाँ पे जितनी भी इंटरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उतनी ही लिविंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये एक क्लोज्ड लूप बनाती है, ठीक है। ये सब क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप बनाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है ना वो जीरो निकलता है हमेशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। गॉस लॉ से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, जैसे हमने जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में, तो ये बोल रहा है कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल बताओ कौन सा है। एल्यूमिनियम, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन। तो हमने पढ़ा था भाई जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स है उसमें कॉपर होता था, ठीक है। ऐसे ही आयरन हमारा फेरोमैग्नेटिक होता था, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है कि डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल होते हैं कॉपर, जो हमारा Ag जो सोना होता है, गोल्ड वो होता है, जिंक होता है, H2 होता है, ये सब क्या है, ये सब डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। जिसकी यहाँ पर नेगेटिव में जो होती है ना ससेप्टेबिलिटी होती है, जिसकी यहाँ पर लगभग जो होती है स्मॉल क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक की। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन के, तो बार मैग्नेटिकली बताना है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या अलोंग द एक्सिस होती थी, परपेंडिकुलर सेम एज द एक्सियल लाइन। तो भाई जब हमने, जैसे ये हमारी बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लो इसकी, तो अगर इसके एक्सियल लाइन पर होती थी तो ये तो इसके एक्सिस के जो है पैरेलल होती थी, लेकिन यहाँ हमें बताना है इक्वेटोरियल लाइन पर। तो भाई इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ये इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, थीटा बराबरी से 90 डिग्री पर। तो ये परपेंडिकुलर होती है दोस्तों यहाँ पर उसके एक्सिस की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होती है ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा जैसे बार मैग्नेट है तो इसके परपेंडिकुलर इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें बताना होता था यहाँ पर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 तो देख लिया, अब 9 देखो, इफ अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड। अच्छा, किसी जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, अब इस बार मैग्नेट को मान लो हमने फ्रीली किसी रस्सी से बांध के सस्पेंड कर दिया, लटका दिया, तो ये जो है ना अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है। क्यों भाई, अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण, अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगी। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं काफी ज्यादा, ठीक है। वैसे मैक्सिमम आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विच क्वांटिटी हैज द यूनिट टेस्ला मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, टेस्ला मीटर क्यूब इसमें से किस क्वांटिटी की यूनिट है ये बताना है। तो इसके लिए दोस्तों हमने जैसे पढ़ा था यार, क्या पढ़ा था कि जैसे एक्सियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे हमने क्या पढ़ा था, जो मैग्नेटिक फील्ड बी होती थी वो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होती थी, इंटू में एम अपॉन में आर क्यूब होता था। ये किसके लिए होता था, इक्वेटोरियल लाइन पे होता था, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पर होता था ये मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों यहाँ पर अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, तो ठीक है भाई। यहाँ पर अगर मुझे इस मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू निकालना है जाए तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इस b इंटू आर क्यूब के, ठीक है, b इंटू आर क्यूब के। तो b यहाँ पर b हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, और जो हमारा ये आर क्यूब है जो डिस्टेंस होती है इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, मीटर क्यूब हो जाएंगी। तो हमारा यहाँ पर टेस्ला मीटर क्यूब जो है इसी के तो बता था ना कि इसकी क्वांटिटी होती है। तो ये होती है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M की, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक मीडियम लेवल के MCQ क्वेश्चंस जो बेस्ड होते हैं यहाँ पर किस पे, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस है मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक मीडियम लेवल के MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा कि अब मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम प्लेस्ड कर देते हैं किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पर जो टॉर्क यहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम कब होगा यहाँ पर, तो एंगल बिटवीन द M और B, यानी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में ऐसा कितना एंगल होना चाहिए कि ये हमें टॉर्क मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो पहली चीज हमें टॉर्क का फार्मूला पता होना चाहिए कि टॉर्क इजिकल टू इसमें MB sin थीटा होता है, ठीक है। अब इस टॉर्क को मैक्सिमम बनाने के लिए यार थीटा की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, तो दोस्तों हमको मालूम है अगर थीटा इजिकल टू 0 हो जाए तो ये तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इजिकल टू 0 होता है, तो यहाँ पर हमारा टॉर्क भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो भैया मिनिमम टॉर्क मिल रहा है हमें, मिनिमम टॉर्क मिलेगा ऐसे में तो। लेकिन थीटा इजिकल टू 90 पुट अगर करते हैं तो साइन 90 का मान होता है कितना 1, ठीक है। तो टॉर्क हमें मिलेगा यहाँ पर MB, तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा हमें जब थीटा इजिकल टू कितना हो 90 हो, और मिनिमम टॉर्क मिलेगा जब थीटा इजिकल टू 0 हो। हमें चाहिए मैक्सिमम टॉर्क, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री पर होना चाहिए M एंड B का एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। 12 देखो, टू आइडेंटिकल जो बार मैग्नेट्स है इनको अरेंज किया है इस प्रकार से, देयर डाइपोल मोमेंट्स आर अलाइन, उनका जो डाइपोल मोमेंट्स है वो अलाइन है इन अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों का, ठीक है। अब जैसे कि देखो एक सेम मैग्नीट्यूड की है मान लो आइडेंटिकल यहाँ पर बार मैग्नेट्स, अब इनका जो क्या है डाइपोल मोमेंट्स जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों का। अगर मान लो एक का हमारा इस डायरेक्शन में है जो हमारा M1, तो M2 हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐसे में इनका जो नेट हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर नेट M चाहिए तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 माइनस का M2, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ऐसे में हमारा M1 इजिकल टू M2 पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों ही आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स थी। तो ऐसे में M1 माइनस M1 हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जो नेट हमें मैग्नेटिक डाइपोल देखने को मिलेगा यहाँ पर वो कितना मिलेगा, 0, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 0 आ गया नेट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन के कारण कितना होगा। तो दोस्तों जैसे मान लो हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारा ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस पॉइंट पर है और ये v वेग से, v वेलोसिटी से हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जैसे मान लो हम इसे म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, म्यू या m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अगर चलो इसको m से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो m इजिकल टू ये कितना देखने को मिलता है, EVR, E क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, V वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और R यहाँ पर इसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, ठीक है। तो EVR अपॉन में 2 होता है, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। दूसरी चीज जो इसका यहाँ पर हमारा एंगुलर मोमेंटम जो इसका निकलता है L इजिकल टू वो कितना निकलता है, वो निकलता है यहाँ पर MVR, M इसका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, V इसकी वेलोसिटी है, R उसकी रेडियस या इसकी डिस्टेंस है। तो जब इस M और L से हमको क्या रिलेशन मिल रहा है, इन दोनों से हम अगर M अपॉन L निकाले यहाँ से तो वो कितना मिल जाएगा, EVR/2 और अपॉन में हमारा MVR। तो यहाँ पर इस VR से इस VR को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों E/2m बचेगा M अपॉन L से। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो ये M इजिकल टू क्या हो जाएगा, L को इधर ला लेते हैं और E/2m इंटू में L, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा होगा, EL/2m, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप
इफ अ मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स में, जैसे ये हमारी कोई बार मैग्नेट है और इसको टू इक्वल पार्ट्स में हमने यहाँ से कट कर दिया, तो भाई पहले इसकी जो लेंथ थी वो तो 2l थी, अब इसकी लेंथ हो गई आधी l रह गई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ठीक है, टू इक्वल हाफ परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस, हथे से हर एक टुकड़े का यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो क्या होगा ये बताना, क्या हाफ होगा, डबल होगा, सेम ओरिजिनल होगा, क्या 1/4 होगा। दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट जो m इजिकल टू होता है वो क्या होता था, पोल स्ट्रेंथ m इंटू 2l होता था, ठीक है। लेकिन भैया अब तो हमारी लेंथ आधी हो गई, तो हमारा यहाँ पर जो होने वाला है m डेस, जो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होने वाला है डाइपोल, वो कितना हो जाएगा, m इंटू 2l लेंथ हो जाएंगी हमारी l/2, क्लियर। 2l जो लेंथ थी वो हो जाएंगी कितनी, आधी, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो इस m इंटू 2l, ऊपर वाले को तो मैं m लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, m इंटू 2l को जगह पे कैपिटल M लिख सकते हैं, अपॉन में इसके 2 है। तो दोस्तों हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो शुरुआत में था उसका ये हाफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ आधी होगी तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाता है। यहाँ पर देखो रिलेशन जो है यहाँ पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इजिकल टू म्यू नॉट H प्लस M। अब देखो ये हमने रिलेशन पढ़ा था, B जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट हमारी यहाँ पर फ्री स्पेस में परमिबिलिटी है यहाँ पर मटेरियल्स की लिए, H प्लस M ये क्या है भाई, H हमारा दोस्तों यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है और M इसका मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल का। तो ऐसे में यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये रिलेशन क्या यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, तो ये होता है टोटल फील्ड होती है ये B, ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन M एंड जो फ्री करंट के कारण जो यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड हुई है H, इसके कारण इन दोनों तीनों के बीच का ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि अगर विच फिजिकल क्वांटिटी इज स्लोप ऑफ द m वर्सेस h कर्व इन द लीनियर रीजन। अच्छा तो m क्या है, मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, नहीं m यहाँ पर क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन है भाई, और ये h क्या है, तो ये एक्सटर्नल फील्ड है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो सब्सेप्टेबिलिटी होती है काई m इजिकल टू वो होती थी m/h, ठीक है, m/h जो मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड करती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी ससेप्टेबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि जो रिटेंटिविटी है ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ये क्या रिफर करता है, ठीक है। तो रिटेंटिविटी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है ये हमने पढ़ा था इसमें कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन जो होता है ना वो डिपेंड करता है उसके एक्सटर्नल फील्ड पर, यानी कि H पर। अगर इसको जीरो कर दिया मतलब एक्सटर्नल फील्ड को, H को जीरो करना मतलब हमने एक्सटर्नल फील्ड को भाई रिमूव कर दिया उस मटेरियल से, तो वहां पर उसका जो हो जाता है ना मैग्नेटाइजेशन उसको लेफ्ट कर देता है, मैग्नेटाइजेशन लॉस हो जाता है, यही उसकी रिटेंटिविटी होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर हमारा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को ये यहाँ पर डिस्क्राइब करती है रिटेंटिविटी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट m है इसका, ठीक है, इफ इट इज अ बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर में उसको बेंड कर दिया, ठीक है। पहले तो ये बार मैग्नेट थी ऐसी नॉर्थ और साउथ पोल के साथ में, फिर इसको इनने क्या बना दिया, इसको बना दिया यहाँ पर सेमी सर्कुलर इस प्रकार से, मतलब जो हमने हॉर्स शू मैग्नेट देखी थी ना उस प्रकार का सेमी सर्कुलर शेप का इसको नॉर्थ साउथ इसके ये पोल हो गए। तो भैया पहले तो इसकी लेंथ मान लो कुछ थी 12 थी, लेकिन अब तो इसकी लेंथ और आधी रह गई, एल ही रह गई अब तो यहाँ पर जैसे लेंथ हमारी 12 से आधी हो गई एल, तो मैग्नेटिकल डाइपोल जो मोमेंट होता है ना वो भी आधा हो जाता है। हमने अभी नेक्स्ट एक सवाल में किया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट m/2 हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m/2, ठीक है। इसको ऑलरेडी हमने पिछले एक सवाल में किया था। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय किसके द्वारा ये दिया जाता है। तो देखो जो इसका टाइम पीरियड दिया जाता है ना ऑक्सीलेशंस के लिए मैग्नेटिक डाइपोल नीडल का, वो दिया जाता है t इक्वल टू 2 पाई रूट में I/MB से, I/MB से, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी ये काम आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो मटेरियल्स है
विल हैव द हाईएस्ट परमिएबिलिटी, किस मटेरियल में परमिएबिलिटी हाईएस्ट होती है? यार हमने देखा था जो डाई मैग्नेटिक होता था इसमें तो सबसे लोवेस्ट होती थी परमिएबिलिटी, ठीक है, लोवेस्ट होती थी इसमें तो, ठीक है। सबसे हाईएस्ट होती थी किसमें? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में, ठीक है। इसकी परमिएबिलिटी जो है, जो होती है सबसे ज्यादा होती है। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर 21 से 30 तक हाई लेवल के थोड़े से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर अब 21 से 30 में हमारे जो हाई लेवल क्वेश्चंस है, जैसे में हम न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। इसमें क्या है देखो, 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शॉर्ट बार मैग्नेट है, कोई प्लेस्ड है एक्सिस के 30 डिग्री यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऐसे में अगर इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला का एक्सपीरियंस कर रहा है, टॉर्क कितना 0.06 न्यूटन मीटर का, तो ऐसे में मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, डाइपोल मोमेंट बताना है इस मैग्नेट का कितना होगा। तो दोस्तों देखो हमें दिया क्या है, कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे पता लगेगा? देखो क्या क्या दिया है वो चेक करो भाई। यहाँ पे हमको दिया है मैग्नेटिक फील्ड दी है B = 0.2 टेस्ला, अच्छा, और क्या दिया है? टॉर्क दिया है, टॉर्क दिया है 0.06 न्यूटन मीटर। तो भैया टॉर्क दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो क्या मैं टॉर्क का फार्मूला लगा दूं यहाँ पे? टॉर्क = हमने कितना पढ़ा था? टॉर्क = mb sin थीटा पढ़ा था। देखो थीटा की भी वैल्यू दी है 30 डिग्री, तो हमें बराबर यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला लगाना पड़ेगा यार। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करो आप, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। तो टॉर्क कितना दिया है? टॉर्क दिया है 0.06 न्यूटन मीटर में, ठीक है। m तो हमें फाइंड करना है। b कितना दिया है? b दिया है 0.2 का यहाँ पर टेस्ला में, और साइन थीटा दिया है मेरे को, थीटा दिया है कितना? 30 डिग्री, अच्छा। तो अब देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, ठीक है। इंटू में 0.2 है तो इसको 2 से डिवाइड किया इस 0.2 को, तो ये 0.1 बन गया। अब इस 0.1 से इस 0.6 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो m की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो m = क्या मिल रहा है हमें? 0.06 अपॉन में 0.1 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसको 0.1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, जो जो वैल्यू दी है उसको आप पहले तो लिख लो और उससे दिमाग लगाओ अपना कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज हम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो, अब मैग्नेटिक डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, मान लो कोई हमारे पास में डाइपोल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पर होंगी ये बताना है। एंगल बिटवीन उसका कितना होना चाहिए ये बताना है, m और b के बीच का। अच्छा देखो पोटेंशियल एनर्जी के बाद बोल रहा है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता था? U = -mb का cos थीटा होता था। अब हमने देखा था कि भाई जब थीटा = 0 डिग्री है यानी कि cos 0 मिल जाएगा, और cos 0 होता था 1, और इंटू में इधर -mb तो दिया ही है, तो -mb का 1 के साथ में मल्टीप्लीकेशन करे तो -mb आएगा, यानी कि U हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना नेगेटिव में -mb मिला है, तो ये लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है थीटा = 0 डिग्री पर, ठीक है। आंसर कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे चले। ऐसे ही अब मैक्सिमम के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई थीटा = 180 डिग्री पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां देखो, एक कोई बार मैग्नेट है, उसकी लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ m = 1 एम्पियर मीटर का दिया है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? अब एक इन न्यूमेरिकल में ये याद रखना कि जो इनकी यूनिट होती है ना वो सेम होनी चाहिए, सेम होनी इन द सेंस मतलब एसआई यूनिट में तो होनी चाहिए, तो एसआई में, सीजीएस में तो सीजीएस में। अब देखो 10 सेंटीमीटर दी है, यहाँ पे 1 एम्पियर मीटर लिख रहा है, तो भैया इस सेंटीमीटर वाले को एम्पियर मीटर में बदलना पड़ेगा भाई अपने को, क्योंकि हमारा आंसर भी तो एम्पियर मीटर स्क्वायर में ही आ रहा है। तो देखो 10 सेंटीमीटर को पहले तो आप चेंज कर लो, इसकी लेंथ को 10 को सेंटीमीटर को हम यहाँ पर मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना बनेगा? 0.1 मीटर बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले अब फार्मूला कौन सा लगाए? देखो बार मैग्नेट की लेंथ दी है, पोल स्ट्रेंथ m दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो भैया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m = हमने पढ़ा था कि पोल स्ट्रेंथ इनटू उनके दोनों पोल के बीच की लेंथ होती थी 12। ये फार्मूला डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए। अब इस कैपिटल M की वैल्यू मुझे निकालना है, स्मॉल m की तो दी है 1 एम्पियर, इंटू 12 कितना दिया है? 0 पॉइंट, ठीक है। उनके बीच का जो बार मैग्नेट की लेंथ जो है ना 12 = वो दिए 0.1 मीटर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 × 0.1 कितना आ जाएगा? 1 × 0.1 तो 0.1 ही आएंगे, ठीक है। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर में हमारा ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इस प्रकार से सोल्व करना है। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है, देखो अ डाइपोल मोमेंट मान लो m दिया है, इस प्लेस्ड इन फील्ड b में, कोई फील्ड इसमें यहाँ पर इसको
प्लेस्ड किया हमने, ठीक। फिर इफ इसको रोटेट कर दिया 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज देखने को मिला। अच्छा, तो भैया इसका भी तो फॉर्मूला देखा था, U इजिकल टू हमारा, U इजिकल टू कितना हो जाएगा, U इजिकल टू हमारा यहाँ पर माइनस का एम बी कॉज थीटा 1 माइनस कॉज थीटा 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमें माइनस एम बी जो कॉज थीटा 1 लेना पड़ेगा ना, ये बड़ा वाला एंगल हमारा कितना कॉज 90, माइनस में कॉज थीटा 2 हमारा कॉज 0, ठीक है। तो ऐसे में माइनस एम बी इजिकल टू कितना मिल जाएगा, कॉज 90 होता है कितना 0, माइनस का कॉज 0 होता है 1, ठीक है, 0 माइनस 1 ये आ गया। तो हमको यहाँ पर माइनस एम बी इंटू में माइनस का 1 है, तो ये प्लस का एम बी मिलेगा। क्लियर है, कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इज डबल्ड, ठीक है, यहाँ पर हम m को कर रहे हैं भाई 2m कर दे, डबल कर दे रहा है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास में यहाँ पे दी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहा है, ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी बी है उसको क्या कर रहे हैं, हाफ कर दी हमने b/2। तो अब बताओ टॉर्क इस पे कितना करेंगे इस डाइपोल पर काम, ठीक है। तो टॉर्क को पहले फार्मूला लिखो एम बी साइन थीटा। अब हमने यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m को 2m कर दिया, ठीक है, b को हमने b/2 कर दिया, ठीक है, इंटू में साइन थीटा। तो भाई टॉर्क हमारा अब न्यू टॉर्क क्या मिलेगा, 2 से 2 कटा, तो फिर से हमें एम बी साइन थीटा ही मिल गया, और पहले भी टॉर्क हमारा एम बी साइन थीटा ही था। तो भैया ये तो बराबर मिल रहा है, पहले और अभी का बराबर है, यानी कि ये सेम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कोई बार मैग्नेट है, उसको ड्रॉप्ड कर रहे हैं हम सर्टेन हाइट से टूवर्ड द लूप ऑफ वायर की तरफ, हम उसको यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन द मैग्नेट अप्रोचेस द लूप, ठीक है, मैग्नेट यहाँ पे अप्रोच कर रही है लूप को, फिर यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बतानी है लूप वायर में। अच्छा, तो दोस्तों इसमें यहाँ पर लेंज लॉ आपको पता होना चाहिए, जो क्या करता है, अपोज करता है इन द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, अपोज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पे अपोज करता है ये। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, प्रोड्यूस करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड को, और वो अपोजिंग होती है किसके, जो इसके करीब में, जैसे ये हमारा क्या था, जैसे देखो ये हमारा कोई यहाँ पर लूप वायर है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हो ये रहा है कि इस करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इसके सराउंडिंग में, ठीक है, और ऊपर से हमारे पास में एक बार मैग्नेट हम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, जो इसका नॉर्थ है मैग्नेट का, वो यहाँ पर क्या करती है, जो इनकमिंग जो हमारा नॉर्थ पोल है आ रहा है ना, इसका अपोज करेंगी, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर जो करंट का जो फ्लो होगा वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्या बोल रहा है, इन हिस्टेरिसिस लूप में क्या होता है, एरिया इनक्लोज रिप्रेजेंट, ये तो हमने पढ़ा था यार, एरिया इनक्लोज किसके बराबर होता है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अ डाई मैग्नेटिक जो सब्सटेंस है, अगर उसको प्लेस कर दे कोई नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब हमें क्या यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस्ड किया, फिर क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज में कि जो डाई मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या करता है, रिपेल होता है उससे, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी से जो है ना, ये क्या होता है, रिपेल होता है, जिसके कारण से ये क्या होगा, मूव टुवर्ड्स द वीकर फील्ड की तरफ ये मूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिपेल हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्या बोल रहा है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट प्लेस इज 4 × 10⁻⁵ टेस्ला एंड एंगल ऑफ डिप है उनका 60 डिग्री का, तो बताओ हमें वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा उनके यहाँ पर फील्ड का। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट भाई क्या होता था, बीवी इजिकल टू बी साइन थीटा होता था, ठीक है। तो यार ये अब देखो यहाँ पर थीटा मुझे दिया है कितना, 60 डिग्री, बी यानी कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 4 × 10⁻⁵ का टेस्ला। अच्छा, तो बीवी जो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, देखो 4 × 10⁻⁵ इंटू में साइन थीटा, साइन 60 है हमारे पास में, साइन 60 होता है √3/2 इंटू में 4 × 10⁻⁵। अब इस 2 से इस 4 को काटा तो 2 बार कटा,
तो 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू √3 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 2 इंटू रूट में 3 है, इंटू में 10⁻⁻5 है, तो देखो √3 को हम 1.75 लिख सकते हैं, ठीक है, और इंटू में 2 है, तो 2 इंटू 1.75 करो तो देखो यहाँ से 17 दूनी 34 से 3.5 आपको दिख रहा होगा, 3.45 इंटू 10⁻⁻5 ये जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। कहाँ है भाई 3.46 अप्रोक्स, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसानी से कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की, एक मैग्नेटिक डाइपोल को मान लो कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस कर दिया, फिर उसका ओरिएंटेशन बताना कि क्या होगा। दोस्तों देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अच्छा तो जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ये, अब इसमें आपको मैग्नेटिक डाइपोल है हमारे पास में, नॉर्थ और साउथ इसके पोल है मान लो ये मैग्नेट के, तो यहाँ पर जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना m, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेम डायरेक्शन में होता है, यानी कि थीटा इजिकल टू क्या होता है 0 डिग्री होता है इनके बीच का, तो यहाँ पर ये अलोंग द फील्ड होगा, ठीक है। इसका ओरिएंटेशन डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, अलोंग द फील्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ने यहाँ पर ऑल टॉप 30 PYQ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है इस चैप्टर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।